ई व्यवसाय का उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन शॉपिंग या ई वाणिज्य जिसे हम कहते हैं, भारत में बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। ई व्यवसाय अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जिसने पूरे विश्व में बहुत चेंजेस, बहुत से बदलाव जो हैं वो लाए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का उद्भव, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के साथ इसका विकास हुआ। प्रारंभ में इंटरनेट केवल कुछ एक खास कंपनियां, बड़ी कंपनियां या सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता था, जिसका तात्पर्य सिर्फ ये था कि जहां हम दूर संचार में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान, जिसमें हम दूरदर्शी और काफ़ी दूर तक अपने उपकरणों की मदद से हम अपना डेटा जो है आदान प्रदान कर सकते थे। प्रारंभ में जैसा कि हमने बताया कि बहुत सी बड़ी कंपनियां, बैंक्स या सैन्य कार्रवाई जो होती थी वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के मदद से की जाती थी। इसका उद्गम 1960 के आसपास जब अमेरिका में सैन्य कार्रवाई के लिए किया गया, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव वेब पेजेस और इसको सुरक्षित बनाने के लिए इसमें निरंतर कार्रवाई की गई। प्रारंभ में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ करती थी, जो अपने उत्पादों की जानकारी प्रदान करती थी। इंटरैक्टिव वेब पेजेस और सुरक्षित प्रसारण के विकास के कारण यह सरल उपयोगिता में जल्दी ही वास्तविक ऑनलाइन शॉपिंग की लेन देन में बदल गया। 1960 के दशक में शुरुआती दिनों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है, इससे शुरुआत इसकी हुई और 1970 के दशक में आते आते एक नया प्रोटोकॉल डेवलप किया गया, एक नया प्रोटोकॉल का विकास किया गया जिसे ASCII-X12 के रूप में जाना जाता था, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यावसायिक दस्तावेज़ों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। 1982 में जब TCP/IP, जिसे हम लोग कहते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके आने के बाद इंटरनेट में एक नई क्रांति आई और यह इंटरनेट जिसमें पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया गया और छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में यह प्रणाली डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए सक्षम थी और यहाँ से सूचना का आदान प्रदान जो है वो क्रांतिकारी ढंग से हुआ। सूचना को एक मार्ग पर भेजने के लिए ई कॉमर्स के इतिहास में सबसे बड़े विकास में से एक रहा ये, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान प्रदान में क्रांतिकारी मंच को तैयार किया। सन 1991 में जब टिम बर्नर्स-ली ने HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया तो उसके माध्यम से संचार में एक नई क्रांति हुई और यही क्रांति जो है ई कॉमर्स की जननी के तौर पे जानी जाती है। 1995 में जब ऑनलाइन भुगतान विधियों के रूप में शुरुआत हुई, ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हुई, तो उसके बाद दो बड़ी कंपनियां जिसे आज हम अमेज़ॉन और ईबे के नाम से जानते हैं, इन्होंने ई कॉमर्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इंटरनेट की मदद से जब ऑनलाइन शॉपिंग का विकास हुआ तो जिसे हम ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, यह ऑनलाइन व्यापार करने का एक ऐसा तरीका विकसित हुआ जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एवं बिक्री की जाती थी। यह प्लेटफॉर्म, यह तरीका जो तकनीक जो डेवलप हुई थी, जो तकनीक का जो विकास हुआ था, इसने एक अलग से एक माध्यम आम जनता को प्रदान किया जिसकी मदद से वह बिना कहीं जाए घर बैठे अपने किसी भी समय 24 घंटे में किसी भी समय वह अपने सामान किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में खरीदने या बेचने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते थे। आज के समय में ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह बुनियादी ढांचे के साथ साथ उपभोक्ता और व्यापार के लिए कई अवसर भी प्रस्तुत करता है। इसके उपयोग से उपभोक्ताओं के लिए समय और दूरी जैसी बाधाएं बहुत मायने नहीं रखती हैं। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एवं ईमेल को उपयोग में लाकर व्यापारिक
क्रियाकलापों को संचालित किया जाता रहा है। सर माइकल एल्ड्रिच ने सन 1989 में ऑनलाइन शॉपिंग जब ईजाद की तो वो सिर्फ़ अपना सामान बेचने के लिए टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेजा करते थे, जो उस समय पे एक क्रांतिकारी कदम था। यह विश्व की पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई बिज़नेस टू बिज़नेस के बारे में सोच रहा था, जिसमें सामान बेचने वाला दूसरे बड़े सामान बेचने वाले के साथ टेक्स्ट मैसेज की मदद से अपने सामान, अपने प्रोडक्ट और अपने उत्पादों की जानकारी दे रहा था और उनसे अपना सामान बेचने की टेक्स्ट मैसेज कर रहा था। भारत में ई कॉमर्स का इतिहास बहुत ही तेज़ी से हुआ। भारत में ई कॉमर्स का विकास जो है सन 2000 के आसपास, जब बाजी.com शुरुआत हुई, जिसमें ख़रीदारों एवं बेचने वालों को अब एक मार्केट प्लेस उन्होंने प्रोवाइड किया। ई कॉमर्स उद्यमियों के लिए एक आकर्षक विकल्प के तौर पे उभरा, जिसकी एक विश्वव्यापी पहुंच थी, जिसका कोई समय बाधित नहीं था, जिसमें बहुत सा सामान कहीं से भी सामान, कहीं के मार्केट में, कहीं के बाज़ार में सामान जो है भौतिक दूरी के बिना खरीद या बेच सकते थे। इसकी विश्वव्यापी पहुंच इसके उद्भव एवं विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, जिसमें आप भौगोलिक रूप से आसपास के बाज़ारों तक सीमित नहीं होते हैं। यदि आपका स्टोर दुनिया में किसी भी कोने पे है, यदि मैं कहूँ कि आपका स्टोर दिल्ली में है और आप अपना सामान मुंबई में बेचना चाहते हैं, तो आपको किसी भी भौतिक स्थान की दुकान, अपना फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप ई कॉमर्स से अपना सामान जो है दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। इसके बजाय ई कॉमर्स में अपने डिजिटल ई कॉमर्स व्यवसाय के माध्यम से दुनिया में कहीं भी खरीदा या बेचा जा सकता है और यह सदैव खुला रहता है। इसका तात्पर्य ये है कि आप 24 घंटे, 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, आप वर्ष के 365 दिन ग्राहक जो है अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी खरीदारी कर सकता है। भौतिक व्यवसायों में आमतौर पे जब सीमित घंटे होते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन एवं वर्ष के 365 दिन खुली रहती है। यह ग्राहक के लिए सबसे बड़ी सुविधा की बात है और व्यापारियों के लिए ये एक उत्कृष्ट अवसर है जिसमें व्यापार 24 घंटे किया जा सकता है। लागत में बचत होती है। लागत बचत का तात्पर्य ये है कि जब ई कॉमर्स व्यवसाय की भौतिक दुकानदारों से तुलना की जाती है तो उसकी परिचालन में लागत काफ़ी कम होती है, क्योंकि जब आप अपनी दुकान लेते हैं, दुकान किराए पे लेते हैं, आप उसका किराया भी देते हैं, आप वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, किसी को नौकरी देते हैं, उसको भी आपने सैलरी या वेतन उसका देना होता है। जबकि आप ई कॉमर्स में अगर कोई व्यापारी अपना सामान बेच रहा है तो उसे इस किस्म के लागत जो है उसकी बच सकती है। कोई किराया नहीं होता, कोई कर्मचारी जो है उसका भुगतान नहीं किया जाता और फिक्स्ड ऑपरेटिंग लागत रास्ते बहुत कम हो जाते हैं। इसके कारण ई कॉमर्स स्टोर पर कीमत जो है काफ़ी कम हो जाती है और यह कम कीमत ही ई कॉमर्स को बेहद प्रतिस्पर्धी बनाती है, जो आमतौर पे एक नाटकीय रूप से आज के तारीख में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता चला जा रहा है। स्वचालित सूची प्रबंधन, इसे स्वचालित सूची प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। जब हम ई व्यवसाय, ई कॉमर्स की बात करते हैं तो स्वचालित सूची हम जो है इसकी बना सकते हैं। सूची प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन उपकरण एवं तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के उपयोग के माध्यम से ई कॉमर्स को इन्वेंट्री एवं परिचालन में अरबों डॉलर की बचत की जा सकती है और ये बचत का पैसा ज़रूरी तौर पे हम अपने व्यवसाय के बढ़ावे के लिए लगा सकते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन में तेज़ी से प्रकृष्ट हो गया है कि अब आप अपने चैनल एवं कई चैनलों के साथ बड़े आराम से प्रबंधित कर सकते हैं। तो आप अपने स्टॉक को स्टोर के साथ साथ, अपने भौतिक स्टोर के साथ साथ आप ईबे, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ई कॉमर्स, जैसा कि हमने कहा कि आज की तारीख में बाज़ार में अपना प्रभुत्व जो है वो बना रहा है। इसका प्रभुत्व बनाने का मुख्य कारण ये है कि इसके परिचालन में कम लागत लगती है, अपने लक्ष्य को पार करने में इसकी क्षमता है।
आदर्श ग्राहक साथ में वैश्विक दृष्टि से अपने सामान को, अपने उत्पाद को कंपेयर करता है, हर चीज़ में उसकी कीमत के हिसाब से उसकी तुलना की जाती है। इसमें कंपनियों को लाभ होता है, साथ साथ ग्राहक को भी इस बात का लाभ होता है कि उसे कम कीमत पे अच्छा उत्पाद मिल सकता है। और साथ के साथ स्थान स्वतंत्रता, जैसा कि ई कॉमर्स हमने बताया कि आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी जगह से, बिना किसी भौतिक सुख सुविधाओं के या भौतिक जगह के होने पे आप ई कॉमर्स व्यवसाय स्वामी हो सकते हैं। आप अपना काम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास इसके लिए सिर्फ एक लैपटॉप एवं इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें आप अपना ई कॉमर्स का व्यवसाय चला सकते हैं। आप अपना सामान उसके ऊपर अपने वेब पेज पे, जो पेज है उसके ऊपर आप दिखा सकते हैं, जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो दी जा सकती हैं और ग्राहकों को उस उत्पाद के बारे में पूर्णतया जानकारी दी जा सकती है। अतः ई कॉमर्स को अगर हम एक बार फिर से बताएं तो ई कॉमर्स एक ऑनलाइन व्यापार करने का ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी एवं बिक्री की जाती है। आज के समय में ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह बुनियादी ढांचे के साथ साथ उपभोक्ताओं एवं व्यापार के लिए कई अवसर भी प्रस्तुत करता है। इसके उपयोग से उपभोक्ताओं के लिए समय और दूरी जैसी बाधाएं बहुत मायने नहीं रखती हैं। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एवं मेल के रूप में प्रयोग करके व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित किया जा सकता है। भारत में ई कॉमर्स की राह सन 2000 के आसपास शुरू हुई, जब Bazi.com ने व्यापारियों के लिए एक मार्केट प्लेस बनाया जिसमें सामान की खरीदारी एवं बिक्री की जा सकती थी। सन 2002 में IRCTC ने रेलवे की बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग का काम स्टार्ट किया, जिसमें जो अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हुआ, जिसने ई कॉमर्स की विकास में भारत में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इसके बाद 2007 में जब फ्लिपकार्ट आया तो फ्लिपकार्ट के बाद उनके जो डीप डिस्काउंट मॉडल्स थे, जहां वो अपने से जुड़े ग्राहकों को ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफ़र करते थे, अपने से जुड़े ग्राहकों को ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफ़र करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया और ई कॉमर्स जो है, ई व्यवसाय जो है भारत में अपने पैर पसारने लगा। और धीरे धीरे जैसे अमेज़ॉन और इससे जुड़ी और भी कंपनियां भारत में आने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि तेज़ी से बढ़ता हुआ ई कॉमर्स आज की डेट में भारत में वर्तमान परिदृश्य की जब हम बात करें तो बढ़ती हुई मांग, आकर्षक अवसर, नीति समर्थन, सरकारी नीति का समर्थन एवं बढ़ता हुआ विदेशी निवेश इसके कारण है कि आज की डेट में, आज की तारीख में इसका परिदृश्य बहुत ही आकर्षक लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश एवं विश्व जो है लॉकडाउन की तरफ रहा है और ज़्यादातर मार्केट्स जो हैं वो बंद रही हैं, तो ई कॉमर्स, ई व्यवसाय बहुत ही एक अल्टरनेट के तौर पे उभरा है, जिसमें लोग अपना सामान, अपने घर से ज़रूरी सामान जो है वो ई व्यवसाय के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अपना सामान जो है वो मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ आकर्षक अवसर भी इसमें बने हैं, बहुत से आकर्षक अवसर इसमें बने हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कई जगह सरकार से जुड़ी नीतियां जो हैं वो इसमें, इसका सदैव खुला रहना, इस सरकार से जुड़ी नीतियां जिसमें सरकार ने विदेशी निवेश को 100% तक ई कॉमर्स में परमिशन दिया है, जिनको उनको कहा गया है कि आप 100% तक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आप इसमें ले सकते हैं, जिसकी वजह से ई कॉमर्स कंपनियां बहुत आकर्षित हो गई हैं, जिसमें बहुत से सामान आप उनसे ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ आपके रोज़गार से की बहुत संभावनाएं भी यहाँ बनी हैं, क्योंकि ई कॉमर्स, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ई कॉमर्स ना केवल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप अपना सामान खरीद या बेच सकते हैं, पर साथ ही साथ यहाँ लोगों को रोज़गार की भी बहुत से अवसर मिल पा रहे हैं। यही रोज़गार के अवसर ही एक कारण है जिसमें अलग अलग तरीके से आज के हमारा जो युवा है वो नए तरीके से अपना काम ढूंढ रहा है, नए तरीके से अपना काम
को करने की कोशिश कर रहा है और आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स के मुख्य चालक भारत के अंदर, जैसा कि हमने पहले बताया कि ई कॉमर्स के लिए हमें कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत रहती है। तो पिछले कुछ समय से जैसा भारत देश के अंदर इंटरनेट से जुड़ी सुविधाओं का विकास हुआ है, इसका बहुत ही बड़ा फैलाव हुआ है, गांव-गांव तक ई कॉमर्स की सुविधाएं जो हैं वो पहुंची हैं। 4G की हम लोग बात करते हैं और आने वाले समय में हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण जो है ई कॉमर्स बहुत ही आकर्षित हुआ है। साथ ही साथ ई कॉमर्स के विकास का मुख्य कारण भारतीयों का जीवन शैली में परिवर्तन है कि भारतीय व्यस्त जीवन शैली में हो गए हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार में बहुत से लोग अब अपना काम से जुड़े हैं। कभी समय था जब परिवार में पुरुष ही काम किया करते थे, अभी आज पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपना अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से समय का उनके पास अभाव हो गया है। और यह समय का अभाव जो है ई कॉमर्स के विकास में बहुत योगदान दे रहा है, जिसके कारण ई कॉमर्स का 24 घंटे खुला रहना, 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन खुला रहना जो है पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत योगदान दे रहा है। साथ साथ ऑनलाइन साइट्स जो हैं वो बहुत सारी आई हैं। जब हम कह रहे हैं कि शुरू में bazi.com है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, आज लगभग 18 से भी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे हम लोग सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसी विकास को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर यह व्यापार करीब $200 अरब को पार कर जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता में वृद्धि जो आज के हमारे युवा में हुई है, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में लगभग 950 मिलियन मोबाइल स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जिसमें बहुत से लोग इंटरनेट के साथ जुड़े हैं। इंटरनेट के साथ उनका जुड़ा होना ई कॉमर्स में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ गति से वृद्धि हुई है और इसका व्यापार जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस के अंदर जब हम FDI में 100% सरकार की नीति में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स करने वाली कंपनियां 100% विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती हैं। अब अगर हम इसके आगामी पथ की बात करें तो आज जैसा कि भारत में ई कॉमर्स का सेक्टर, ई कॉमर्स से जुड़ा व्यापार करीब $25 अरब का है। हमने कहा कि अनुमान है कि अगले 10 सालों के अंदर यह करीब $200 अरब को पार कर जाएगा। तो आखिर यह सवाल उठता है कि इस क्षेत्र में इतनी तेज़ वृद्धि की वजह क्या है। तो हम आपको बताएं कि इस क्षेत्र में इसकी वृद्धि की वजह कुछ जिसको हम लोग बता सकते हैं, अलग अलग वजह जो हैं। पहली वजह इसकी जो है वो सोशल मीडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया हर व्यक्ति आज की तारीख में सोशल मीडिया से जुड़ा है, जिसमें हम लोग ट्विटर है, फेसबुक है या व्हाट्सएप की बात करें, अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने व्यापार में वृद्धि लेके आए हैं। अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने व्यापार को करने की कोशिश की है। अपने व्यापार के फैलाव के लिए सोशल मीडिया के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल वाणिज्य भी अपने आप में एक इसकी वृद्धि का कारण बना है। जैसा कि हमने कहा पहले कि यहाँ करीब 950 मिलियन कस्टमर्स हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और जिसमें से अधिकतर लोग जो हैं इंटरनेट की सुविधा का यूज़ कर रहे हैं। इस इंटरनेट की सुविधा के कारण अब वो ई व्यापार, ई कॉमर्स से जुड़े हैं और सस्ता सामान जब मिलता है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित ज़रूर होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो रसद में नवाचार एवं मूल्य तुलनात्मक इंजन, जिसे हम मूल्य तुलनात्मक इंजन का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति कोई सामान लेने जाता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो मूल्य का तुलनात्मक अनुभव करे, कि इसकी तुलना करे कि दूसरी दुकान पे यह है सामान कितने का मिल रहा है। तो इस किस्म की काफ़ी वेबसाइट्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं, उनका विकास किया गया है। जैसे कि आप देखें तो mysmartprice.com, jangli.com, इस किस्म की साइट्स हैं जहां आप अलग अलग उत्पादों का मूल्य का तुलना कर सकते हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति जिस वेबसाइट पे उसे सामान सस्ते में मिल रहा है वहाँ से सामान वो लेने का प्रयास कर सकता है। इसी तरीके हमने कहा कि रसद में नवाचार भी अपने आप में एक इसका आगामी पथ को प्रदर्शित करता है
कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ इनोवेशन किया है इसमें, कि रसद जिसे हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं, कि उसमें इनोवेशन कैसे की जाए, उसमें नवाचार कैसे लाया जाए, जिसके लिए अलग अलग तरीके के अप्रोचेज़ और संसाधनों का प्रयोग किया गया है। कि बहुत सी कंपनियां कभी 24 घंटे में सामान आपके पास पहुंचा रही हैं, या आपको फ्री ऑनलाइन डिलीवरी दी जा रही है, जिससे जो ग्राहक है वो आपकी तरफ आकर्षित होता है। आज देश में हमने कहा कि ई कॉमर्स से जुड़ी करीब 25 अरब डॉलर का व्यापार है, और अगले 10 वर्षों में ये 200 अरब डॉलर का हो जाएगा। तो आपको साथ के साथ ये बता दें कि एक कारण और जो है वो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, कि आज हमारा देश जो है 140 अरब की जनसंख्या के लगभग है, जिसमें हमने कहा कि बहुत सी आबादी यहाँ पे स्मार्टफोन यूज़ करती है, और जैसे कि इंटरनेट और डेटा टैरिफ सस्ते हो रहे हैं, स्मार्टफोन सस्ते हो रहे हैं, और इनका प्रयोग ज़्यादातर जनसंख्या द्वारा किया जा रहा है। ख़ास तौर पे हमारे युवा आज की डेट में स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, और सभी युवा उसमें डेटा टैरिफ सस्ते होने की वजह से उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंची है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि ही इसका एक कारण है, जिससे विशेषज्ञों का मानना है कि देश के लिए यह एक अवसर के तौर पे निकला है, जिसे हम ई कॉमर्स में बढ़ोतरी देख सकते हैं। किंतु समस्या ये भी है कि ई कॉमर्स को लेकर देश में अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस क्षेत्र में बढ़ रही संभावनाओं के मद्देनज़र सरकार की स्पष्ट नीति लाने की ज़रूरत है, जिसके तहत ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियां लोगों का जो डाटा कलेक्ट कर रही हैं, जिसे हम कहें कि जब भी हम कभी कोई वेबसाइट या फ़ोन में, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सी परमिशंस हमें देनी पड़ती हैं, जिसमें हमारे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारी वो फ़ोटोग्राफ्स गैलरीज़ हैं, या हमारा आधार नंबर है, इस किस्म का डाटा वो कलेक्ट करती हैं, और जो एक बहुत ही चिंता का विषय है, जिसके मद्देनज़र सरकार को स्पष्ट नीति लाने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के समय कुछ इस किस्म का आ गया है कि सरकार इस पर विचार करे कि ई कॉमर्स पर गठित टास्क फोर्स द्वारा तैयार किए जाने वाले ड्राफ्ट्स में कुछ ऐसी बातें भी हों जो सोशल मीडिया, जो हमारे जीवन में बड़े तत्वों के साथ मौजूद है, या ऐसे मोबाइल ऐप्स जिसे हम अपने फ़ोन में, जिसे ज़्यादातर युवा अपने फ़ोन में रखते हैं, उससे जो हमारा डेटा है उसका प्राइवेसी बनी रहे। दुनिया के किसी भी कोने में बसे अपने प्रियजनों से हम ई कॉमर्स या इंटरनेट के माध्यम से हम बात कर सकते हैं, अपना सामान पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत आकर्षक तत्व है, और यह सभी के जीवन के साथ जुड़ा है। पर युवा क्योंकि हमारे देश का भविष्य है, और हम नहीं चाहते कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हम युवाओं का भविष्य बिगाड़ें, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर युवाओं का अधिक सक्रिय रहना उनके ऊपर अधिक प्रभाव डाल रहा है। सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू भी हैं। यह शिक्षा के लिए एक अच्छा उपकरण है, समाज में कई सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा कर सकता है। ऑनलाइन जानकारी बहुत तेज़ी से, जैसा कि हम जानते हैं कि यह हस्तांतरित होती है, तो इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए। इसे समाचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यह जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि वह समाचार सही है या गलत है। इसके कुछ सामाजिक लाभ हैं, जैसे कि लंबी दूरी पे हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संचार कर सकते हैं, पर साथ के साथ यह रोज़गार के अवसर भी प्रदान करता है। मोबाइल फ़ोन के आगमन के साथ ई कॉमर्स ने पूरी तरह एक नया मोड़ ले लिया है। यह एक युग के बारे में आजकल लोगों को ऐसी जानकारी देता है जिससे लोग अपने पसंदीदा उत्पादों को खरीद सकते हैं, कहीं से भी उनको मांग को पूरा किया जा सकता है। और साथ के साथ कुछ एक ऐसे आंकड़े भी बताते हैं कि मोबाइल ऐप्स में का हिस्सा ई कॉमर्स में पिछले साल की तुलना में काफ़ी बड़ा है। मोबाइल ई कॉमर्स कुल ई कॉमर्स का आने वाले समय में 21% भाग बन जाएगा। इस कारण से व्यवसायों के लिए कुछ क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके अपने मोबाइल स्टोर की वेब उपस्थिति का महत्वपूर्ण बनाना एवं मोबाइल साइट्स में खोज इंजन अनुकूलन और खोज इंजन विपणन रणनीतियों के माध्यम का प्रयोग करना। नवाचार लाना एक ऐसी बात है जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर रसद में नवाचार, उत्पादों में नवाचार
के महत्व एवं कंपनियों के सेवाओं में नवाचार की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसमें आप नवाचार को लाते हुए, नवाचार के तौर पे प्रक्रिया को पूरी तरह आगे बढ़ाते हुए आप ई कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं, और जिससे भारत में युवाओं को रोज़गार की प्राप्ति भी हो सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। दैट्स ऑल।